नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज 7वां दिन था। सदन के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। गतिरोध के बीच लोकसभा में खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 को भी मिली मंजूरी। आईआईएम संशोधन विधेयक पेश। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध के चलते कार्यवाही बाधित। लोकसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में देरी का उठाया सवाल। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर अवरोध। राज्यसभा से रिटायर हुए सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई। सभापति ने की उच्च सदन के कामकाज में उनके योगदान की सराहना। विनय दीनू तेंदुलकर ने सभी का जताया आभार। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सभापटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे गए। इसमें रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ ही कृषि और किसान मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और मंत्रियों के वक्तव्य भी सभापटल पर रखे गए। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर के रिटायर होने के बारे में जानकारी दी। उनके सदन के कामकाज में योगदान की सराहना की। बाद में गतिरोध के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चला। विपक्षी दलों के अवरोध के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। आज सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2019 में भी विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और तब प्रस्ताव पर उसी दिन चर्चा शुरू कर दी गई थी। इस बार प्रस्ताव पर अब तक चर्चा नहीं कराई जा रही है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार के पास बहुमत के लिए पूरी संख्या है। आज की आप प्रश्नकाल कराना चाहते हैं सर? ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं कराना चाहते? सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो, तब ऑटोमेटिकली सब झंझट खत्म। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी अन्य खबरों की। लोकसभा में आज विपक्ष के गतिरोध के बीच 3 विधेयकों को पारित कर दिया गया। सदन ने खान और खनिज संशोधन विनियमन संशोधन 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक को सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और यह गेम चेंजर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कोयला क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए जरूरी है कि काम करने होंगे। उनकी सरकार के कार्यकाल में खनिज राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। Sir, with your permission, I rise to move that bill further to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. इस संशोधन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे क्षेत्रीय, वायुमंडलीय, ज्योग्राफिकल, भौर सूचक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मैपिंग, पीटिंग, ट्रेचिंग, ड्रिलिंग और भूतल से उत्खनन, इसमें सुविधा होगी और यह विधेयक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि संशोधन से
इस संशोधन से खनिज के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। Sir, I would like the Honorable Minister also to note down these issues, whatever we are raising also in this debate, sir. Reservation of iron ore in AP in favor of APMC. The Andhra Pradesh government established YSR Steel Corporation Limited for the development and operation of a new plant in Kadapa district. The steel plant will have a capacity of up to 3 million tons per annum and will focus on producing high-grade steel products. Sir, the steel plant, aims to create sustainable employment and livelihood of opportunities for the people of Rayalaseema. जो हमारे लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल से 12 मिनरल था, उसमें 6 मिनरल्स लिथियम सहित 6 मिनरल्स हम वो लिस्ट से हटा रहे हैं। इसका नॉन एटॉमिक एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसलिए वो हम 6 हटा के और हम 18 मिनरल जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल है, वो डीप सीटेड मिनरल को हमने इसमें एक पार्ट डी में ला रहा है। वो पार्ट डी में हम जो ला रहा है उसका ऑप्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। उसका जो माइनिंग लीज है और कंसेशन है वो राज्य सरकार देगा। ऑक्शन का बोझ हम उठाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन विल बी टेकन बाय अस, बट एंटायर रेवेन्यू विल गो टू द स्टेट। दिस इज द थिंकिंग, दिस इज द अप्रोच ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। एंड पहले क्या होता था, अलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दिया जाता था। हम प्रीमियम करा के, ऑक्शन करा के, इसके क्या क्या बदलाव हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू था सिर्फ 5000 करोड़, आज हुआ है 49,000 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए, Sir, I rise to move that bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा ने नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन विधेयक 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। सदन में दोनों विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आमजन से जुड़े ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं। विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के जरिए शिक्षा और सेवा मानकों के विनियमन का प्रावधान करेगा। वहीं दूसरे बिल का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना और गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करवाना है। विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के बीच ही दोनों विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। दोनों विषय साथ में जुड़ा हुआ विषय है। हम जानते हैं कि देश में हमने नेशनल मेडिकल कमीशन लाया और नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुभव ये आया कि देश में MBBS यानी कि मेडिकल एजुकेशन एक सिस्टमाइज हुआ, उसमें जो कमियां थी वो दूर रही और आज पारदर्शिता से देश में मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दिया जाता है, अच्छी तरह से और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। उस वक्त ये चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे। समय समय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की और दोनों एक्ट पुराना हो गया था। 60 साल 17 साल पुराना एक्ट को बदलना भी आवश्यक था। समय समय पर बदलते समय में नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ, इंटरनेशनल मांग बढ़ी, इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा। उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दें, एक दुरुस्त सिस्टम के द्वारा हम नर्सिंग एजुकेशन दें। और दूसरा वैसा ही डेंटल में, पहले डेंटल में एक केवल डेंटिस्ट्री एक ही शाखा थी, आज भी उसमें कोई नई नई शाखा जुड़ी है। देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़ी है। तो समय के साथ बदलाव करना ये समय की मांग होती है। ये मांग को देखते हुए हम 2 बिल लेके आए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने, अच्छा एजुकेशन मिले और उसमें से आउटपुट जो के रूप में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट निकलेंगे, डेंटिस्ट डॉक्टर निकलेंगे,
वो अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करे और दुनिया को भी प्रोवाइड करके हिंदुस्तान का नाम बनाए और देश की रिक्वायरमेंट पूरी करे। इस उद्देश्य के साथ ये दोनों बिल लाए गए हैं। मैं ये बिल के पर सदन पर चर्चा करें और उसको पारित करें। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 be taken into consideration and pass। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I rise to move that the National Dental Commission Bill 2023 to be taken into the consideration and pass। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में शोर शराबे के बीच ही भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश किया गया। निचले सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को संचालक बोर्ड के निलंबन या विघटन की स्थिति में अंतरिम बोर्ड गठित करने का अधिकार होगा। भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं इस विधेयक को प्रस्तावित करता हूं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। बीजेपी सांसद अशोक कुमार रावत ने विधि और न्याय मंत्री से सवाल पूछा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा दें। साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों का राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है, जिसके लिखित जवाब में विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत विनियमन 2009 द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। पहली ई लोक अदालत 27 जून 2020 को आयोजित की गई थी। तब से अब तक 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें की 432.89 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 70.85 लाख मामलों का निपटान किया गया है। बीजेपी सांसद रमेश बिंद ने आयुष मंत्री से सवाल पूछा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित और पूर्ण किए गए कुल आयुष केंद्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है, जिसके लिखित जवाब में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त SAAP के माध्यम से प्रस्तावों के आधार पर आयुष मंत्रालय ने विभिन्न जिलों में एकीकृत आयुष अस्पतालों की 26 इकाइयों को मंजूरी दी है। बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए संसद टीवी। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज रिटायर हुए बीजेपी के सांसद विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में आज रिटायर हुए गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर के बारे में जानकारी दी। सांसद विनय दीनू तेंदुलकर ने भी सदन और साथी सदस्यों का आभार जताया। He was elected to this August House in July 2017. He is a multifaceted personality, an engineer, social worker, an artist, and had served as a cabinet minister in the state of Goa.
In 2020, speaking during 0 hour in Rajya Sabha, he created history of sorts and became the first member to address this august house in Konkani with simultaneous interpretation on allowing Dhirio bullfight in Goa. Both the language and the event are memorable. Sri Tendulkar has acted in more than 150 plays in Marathi and Konkani. Honorable members, retirement from Rajya Sabha is just a transitory phase. It is not retirement per se, it is re-attachment. I am sure that the retiring members will continue to serve the nation in other capacities. His contributions have embellished and enhanced the dignity and prestige of this august house. I wish him good health and happiness as he prepares for a new phase in life. 6 साल इस सभागृह सेवा करने की मुझे मौका दिया, इसलिए मैं मेरे पार्टी का धन्यवाद करता हूं और स्पीकर सर आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, डेप्यूटी चेयरमैन का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे पहली बार मेरी मातृभाषा कोंकणी में बोलने का मौका मिला और ये राज्यसभा कार्यालय के सभी कर्मचारी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हें अच्छा सहयोग दिया। आज मैं ये सभागृह से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन राजनीति से नहीं। हम राजनीति करते रहेंगे और 24 में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना के लाएंगे। धन्यवाद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 47 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस मणिपुर हिंसा से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कई विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। All these notices are with respect to expression of their concern over prevailing situation in Manipur. Honorable members, this is a situation that I have countenanced during the entire week. In large number, members have invoked Rule 267, raising the same issue. And I had indicated to this august house on 20th of July 2023 in express terms that short duration discussion notice on the point was accepted by me, and the government had expressed willingness to discuss the same. I get input from all over. They indicate worrisome, alarming concern. I would therefore appeal to the wisdom of the House to rise above partisan interests and work in a manner so that short duration discussion, to which I have agreed, is agreed. Honorable members, every day, including the last session and earlier to that, we had number of notices under Rule 267. If I go into the precedent of it, in this century, in last 23 years, the House is fully aware how many such notices have been admitted. And that being the scenario, I face a prospect every day. Just imagine, 1 second,
Just imagine the consequence of it. राज्यसभा में लगातार गतिरोध जारी रहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि सदस्यों को सदन के नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। Honorable members, we in this house are to exemplify our actions that are nationally acclaimed, that inspire and motivate people at large. Having this scenario every day with the same situation does not evoke the kind of respect to which otherwise we should be entitled. Honorable members, our actions have to be so exemplified that people at large are motivated to emulate them. संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में अगले सप्ताह के विधायी कामकाज के संबंध में बयान दिया। With your permission, sir, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 31st of July 2023 will consist of 1. Consideration passing of the Mediation Bill 2021. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of India or the Territory of Delhi Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. 3. Consideration passing of the following bill after their introduction: the Advocates Amendment Bill 2023, Not good. and the Press and I don't appreciate Registration of Periodicals Bill 2023. 4. Consideration passing of the following bill as passed by Lok Sabha: 1. The Biological Diversity Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. 2. The Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. 3. The Forest Conservation Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. 4. The Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 as reported by Joint Committee. And 5. The Repealing and Amending Bill 2023. सभापति के बोलने के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बार बार बाधा डाल रहे थे। सभापति ने उनके व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई और सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. And to meet on Monday, the 31st July at 11 a.m. आइए देखते हैं सदन में आज का क्विट ऑफ द डे क्या है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।